हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्पत्ति वृद्धि नियम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्पत्ति के 3 नियम हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। अल्पकाल में सामान्य तौर पर ये नियम लागू होते हैं क्योंकि अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और कुछ साधन स्थिर होते हैं। तो जब परिवर्तनशील साधनों का संयोग स्थिर साधनों के साथ बदलता है तो उत्पत्ति जो है वह बदलती हुई मिलती है। उसी के आधार पर उत्पत्ति के नियम लागू होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम के बारे में, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स के बारे में। उत्पादन में जब प्रारंभ में कुछ बड़े और अविभाज्य साधन के साथ परिवर्तनशील साधनों की अपर्याप्त मात्रा का संयोग किया जाता है तो बड़े स्थिर साधन का सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और उसके परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है तो उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील होता है। अगर हम उत्पत्ति वृद्धि नियम को एक बार फिर से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जब उत्पत्ति के अधिकांश साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा को परिवर्तित किया जाए, तब यदि परिवर्तनशील साधन में वृद्धि करने के अनुपात में उत्पादन में वृद्धि अधिक हो तो उसे उत्पत्ति वृद्धि नियम कहा जाता है। अब हम इसकी परिभाषाओं की बात करें तो मार्शल ने कहा है कि श्रम और पूंजी को बढ़ाने से साधारणतः उत्तम व्यवस्था या आदर्श संगठन प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजी व श्रम की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। उन्होंने उत्पादन की जो परिणति है उसे कार्यक्षमता बढ़ने के साथ साथ परिभाषित किया है। ऐसे ही प्रोफेसर चैपमैन की परिभाषा को अगर हम देखें तो वो ये कहते हैं कि किसी उद्योग के प्रसार में जिसमें उपयुक्त उत्पादन के साधनों की कोई कमी नहीं है, यदि अन्य बातें समान रहे तो उत्पादन बढ़ता जाता है। सिंपल सी परिभाषा है। इसी तरह श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा है कि जब किसी उद्योग में किसी उत्पत्ति के साधन की अधिक मात्रा लगाई जाती है तो सामान्यतः संगठन में ऐसे सुधार संभव हो जाते हैं जिनसे उत्पादन के साधन की इकाई, मनुष्य हो चाहे श्रम हो और मुद्रा, इनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है, जिससे उत्पादन वृद्धि के लिए साधनों की भौतिक मात्रा को उसी अनुपात में बढ़ाना आवश्यक नहीं होता है। तो ये थी कुछ परिभाषाएं उत्पत्ति वृद्धि नियम के बारे में। अब हम देखते हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम किस तरह से क्रियाशील होता है। हम इसे उदाहरण से देखना चाहें या हम बात करते हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम किस तरह से काम करता है, उत्पत्ति वृद्धि नियम की व्याख्या क्या है। तो देखिए, इस नियम का मुख्य आधार यह है कि साधनों की अधिक इकाइयों के प्रयोग से संगठन में सुधार होता है, साधनों की कार्यक्षमता बढ़ती है, बड़े पैमाने की बाह्य और आंतरिक बचतें प्राप्त होती है, स्थिर तथा अविभाज्य साधनों का प्रयोग ठीक प्रकार से होने लगता है। इन सब बातों का परिणाम क्या होता है कि सीमांत उत्पादन जो है वो बढ़ता है, औसत उत्पादन भी बढ़ता है। आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं वो उत्पत्ति वृद्धि नियम के बारे में 4 महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो बताते हैं। देखिए, वो कहते हैं उत्पत्ति वृद्धि संगठन में सुधार के परिणाम स्वरूप होती है, कि जो उत्पादन में वृद्धि है वो जो भी हम साधनों का संगठन कर रहे हैं उसमें सुधार का रिजल्ट है।
पहला। दूसरा, वो लोग ये कहते हैं कि यह नियम केवल उद्योगों में ही नहीं जबकि उत्पत्ति के दूसरे जो क्षेत्र हैं जैसे कृषि है उस पे भी लागू होता है, बशर्ते कि साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाए। इसी तरह तीसरी बात जो आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं वो ये है कि सभी साधनों में एक सीमा तक वृद्धि होती है। ठीक है, सभी साधनों में एक सीमा तक वृद्धि होती है। नेक्स्ट, उत्पत्ति वृद्धि नियम केवल साधनों के अनुकूलतम संयोग तक ही क्रियाशील होता है। अर्थात जब तक साधनों का संयोग, कॉम्बिनेशन, संगठन अनुकूलतम है तब तक ही आपको उत्पत्ति के वृद्धि नियम प्राप्त होंगे। इन 4 बातों के आधार पे हम एक तालिका देखते हैं और इस तालिका के आधार पे हम उत्पत्ति वृद्धि नियम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, परिवर्तनशील साधन है 1 2 3 4 5 परिवर्तनशील साधन है तो परिवर्तन हो रहा है 1 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4। अब यदि स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन को लगाया जाता है तो जो आपको उत्पत्ति मिल रही है वह उत्पत्ति मिल रही है 10, फिर 22, फिर 36, फिर 52, फिर 70। तो आप देखिए कुल उत्पादन जो है हमें बढ़ता हुआ मिल रहा है, उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील हो रहा है इसलिए। अब यदि इसमें सीमांत उत्पादन निकालना हो तो सीमांत उत्पादन आप लोगों को निकालना आता होगा। जो हमारा कुल उत्पादन है एक अतिरिक्त इकाई के लगाने से जो कुल उत्पादन में वृद्धि है वह सीमांत उत्पादन कहलाता है, या हम सिंपल शब्दों में कहें तो TPN माइनस TPN माइनस 1। अगर ये TPN है तो ये हमारा TPN माइनस 1 होगा। इन दोनों का अंतर आपका जो है वो सीमांत उत्पादन कहलाएगा। पहला उत्पादन 10 तो सीमांत उत्पादन भी हमारा 10। अगला उत्पादन कुल उत्पादन 22 तो कुल उत्पादन में वृद्धि जो है वो हुई है 12 के बराबर, तो हमारा सीमांत उत्पादन है 12। अगला उत्पादन बढ़कर 36 हुआ तो इन दोनों का जो अंतर है वह हमारा सीमांत उत्पादन। इस तरह से हम इनके अंतर से, कुल उत्पादन के अंतर से सीमांत उत्पादन ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा सीमांत उत्पादन आ गया। देखिए सीमांत उत्पादन जो है वो निरंतर बढ़ता हुआ है। औसत उत्पादन की बात करें तो औसत उत्पादन को हम कुल उत्पादन में साधन की संख्या का भाग लगा के ज्ञात करते हैं, TP/N। तो देखिए 10/10, 10/1 10, 22/2 11, 36/3 12, 52/4 13 और 70/5 14। इस तरह से हम औसत उत्पादन की गणना करते हैं। यहाँ पर लागत दी हुई है 50, 100, 150, 200 और 250। लागत प्रति इकाई, लागत प्रति मीटर जो है दी है तो उसे आपने जो है 500, 450, 420, 380 और 360। ये हमारी लागत दी हुई है। अब देखिए हमारे उत्पत्ति वृद्धि नियम के क्रियाशील होने पर हमें यहाँ सिर्फ इस हिस्से को लेके हम फोकस कर सकते हैं कि कुल उत्पादन हमारा जो है वह बढ़ता हुआ है, सीमांत उत्पादन हमारा बढ़ता हुआ है, औसत उत्पादन हमारा बढ़ता हुआ है। अगर लागत की हम बात करें तो लागत देखिए बढ़ती हुई है, और लागत प्रति मीटर जो है वो अगर हम देखें, कुल लागत तो आपकी बढ़ती हुई है लेकिन
जो आपकी प्रति इकाई लागत है वह क्रमशः घटती हुई है। जब उत्पादन आपका बढ़ता हुआ होगा तो लागतें आपकी घटती हुई ही प्राप्त होती है। अब इसे अगर रेखा चित्र के द्वारा देखा जाए तो आप देखिए, यहाँ हम श्रम की इकाइयाँ ले रहे हैं, सीमांत उत्पादन यहाँ ले रहे हैं। ये हमारे उत्पत्ति वृद्धि नियम की रेखा है कि जैसे जैसे हम श्रमिकों का प्रयोग बढ़ाते हैं, हमें मिलने वाला जो उत्पादन है वह क्रमशः बढ़ता हुआ मिलता है। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन को अगर रेखा चित्रीय रूप में एक साथ दिखाया जाए तो एपी और एमपी हमारे इस तरह से बनेंगे। अगर सीमांत लागत और औसत लागत को देखा जाएगा तो हमारे सीमांत लागत और औसत लागत इस तरह से बनेंगे। सीमांत लागत और इसके ऊपर औसत लागत, क्योंकि औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन बढ़ते हुए होते हैं और औसत लागत और सीमांत लागत जो है वो घटते हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील क्यों होता है। क्यों साधनों का एक अनुपात बराबर अनुपात में हम लगाएं तो उत्पादन बढ़ता हुआ मिलेगा, या हम कहें कि समान उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें कम साधनों को लगाने की आवश्यकता होगी। आखिर उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो सबसे पहला रीज़न तो इसका ये कहा जाता है कि हमें बड़े पैमाने के उत्पादन की बचतें प्राप्त होती है। उत्पादन के आकार में वृद्धि होने के कारण औद्योगिक संस्थानों को आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त होने लगती है, जिसके कारण की लागत जो है वो कम होती जाती है। दूसरा कारण इसके लिए कहा जाता है कि साधनों की जो अविभाज्यता है वह भी परिणाम स्वरूप उत्पादन वृद्धि को बताता है। कुछ साधन जैसे मशीनें हैं, भूमि है, टेक्निक है, ये साधन अविभाज्य होते हैं। तो शुरू में जब परिवर्तनशील साधन लगाए जाते हैं तो अविभाज्य साधनों का जो प्रयोग है, यूज़ है, वो हम अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ती है तो इनका उपयोग पूर्ण रूप से होने लगता है और उत्पादन जो है वह बढ़ता है और लागत घटती है। तीसरा कारण इसके लिए दिया जाता है कि साधनों की पर्याप्त पूर्ति। ये नियम क्रियाशील ही तभी होता है जब उत्पत्ति के साधनों का आदर्श अनुपात स्थापित करने के लिए प्रत्येक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। एक कारण कहा जाता है कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, इनके कारण पैमाने की बचतें प्राप्त होती है। श्रम का विभाजन है, उन श्रम जो है कार्य करने में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है, इस कारण से बचतें प्राप्त होती है, उत्पादन की लागत कम हो जाती है। एक और कारण दिया जाता है वो है प्राविधिक मितव्ययता, कि बड़े पैमाने पर उत्पादन पर जब अन्वेषण कार्य होता है तो जो हमारा टेक्निकल ज्ञान है वो बढ़ता है और उत्पादन का समय और लागत दोनों कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम की लिमिटेशंस क्या हैं, कि भाई उत्पत्ति वृद्धि नियम जो है वो उसकी पाबंदियाँ क्या हैं, सीमाएं क्या हैं। इसकी सीमाओं में ये कहा जाता है कि ये नियम सिर्फ तभी क्रियाशील हो सकता है जब क्या हो, साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो। अनुकूलतम संयोग स्थापित होने के बाद यदि परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो सीमांत और औसत उत्पादन जो है वो बाद में तो घटने लग जाते हैं। बस अनुकूलतम संयोग स्थापित होने से पहले ही ये नियम क्रियाशील होता है। दूसरी लिमिटेशन की बात करें तो कहा जाता है कि अगर
परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि से आंतरिक और बाह्य बचतें बढ़े, साधन की कुशलता बढ़े, संगठन में सुधार हो तो ही ये नियम क्रियाशील होता है, नहीं तो ये नियम क्रियाशील नहीं होगा। यह उत्पत्ति वृद्धि नियम की कुछ लिमिटेशंस हैं। इन लिमिटेशंस के अंदर ही ये नियम कार्य करता है।